हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में होंगे और पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपनी इस टाइम साइकोलॉजी क्लास होती है और हमारा बुद्धि टॉपिक चल रहा है। और कल हमने टर्मेन के बारे में डिस्कशन किया था। किसके बारे में? टर्मेन के बारे में कल हमने डिटेल बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की थी। उसके बाद हम कुछ आगे आज चलते हैं। टर्मेन से आगे रिलेटेड वही रहेगा, लेकिन चलते कुछ आगे। ओके, चलिए करते हैं फटाफट। सभी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को कनेक्ट कर लीजिए। करते हैं साइकोलॉजी शुरू। मानसिक योग्यता को मापा। देखिए, बात करते हैं मानसिक योग्यता के मापन की। आपकी कन्फ्यूजन रहता है, कन्फ्यूजन को मैं तीनों को एक साथ लिख के लाया हूँ। मानसिक योग्यता का सर्वप्रथम मापन किसने किया? बीने ने किया था। किसने किया था? बीने ने। यानी मानसिक योग्यता थी, उसको मापने का सबसे पहला काम किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने किया। किसने किया? अल्फ्रेड बीने ने किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है कि सूत्र किसने दिया? सूत्र सबसे पहले दिया था स्टर्न ने। स्टर्न ने 1912 में दिया, मेंटल एज अपॉन करंट एज। जो आपकी उसकी मानसिक आयु है और उसकी जो वास्तविक आयु है, उन दोनों के बीच में संबंध दिया। इसी सूत्र को 100 से गुणा करके, इसी को देखिए, जो मेंटल एज अपॉन करंट एज थी, उसको 100 से गुणा करके किसने प्रस्तुत किया? टर्मेन ने। और टर्मेन ने क्या दिया? मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100। नहीं समझ में आई? मैं समझाता हूँ। देखो क्या बात दरअसल ये है कि जो फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला किसने दिया? सबसे पहले मापन किसने किया? बुद्धि को मापने का काम किसने किया? मापने का काम किया बीने ने किया। किसने किया मापने का काम? बीने ने। सबसे पहले सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने दिया। सबसे पहले सूत्र किसने दिया? स्टर्न ने 1912 में। और सबसे इसके बाद सूत्र किसने दिया? टर्मेन ने। और टर्मेन ने क्या दिया? टर्मेन ने जो मेंटल एज अपॉन करंट एज था ना, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तीन बातें समझ में आ गई होंगी। ये बात मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। अब करते हैं आगे शुरू। अब जो कल अल्फ्रेड बीने ने बात की थी ना, अल्फ्रेड बीने के अनुसार कुछ अपन ने टर्मेन की बात की थी ना, और टर्मेन के बाद अपन कुछ और बातों पे चलते हैं। इसके बारे में टर्मेन की जो बातें हो चुकी थी ना, उनके बाद अब कुछ अलग टॉपिक पे हम डिस्कशन करते हैं। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप उनको अच्छे से इनको लिख सको। यदि नहीं लिखा है आपने तो लिख लीजिए। 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले होते हैं ना, 70 से कम बुद्धि लब्धि, उनको बालक को अलग या विशेष स्कूल में चाहिए। उनको क्या चाहिए? अलग या विशेष स्कूल। नहीं समझ में आया? बात नहीं समझ में आई? क्या कहा आपने? कैसे कहा? मैं बताता हूँ। इस बात को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा ताकि आप पे कन्फ्यूज़न रहे ही नहीं। सबसे पहली बात आती है, हमने बुद्धि लब्धि की सारणी बात की थी हमने टर्मेन की, और टर्मेन की बुद्धि लब्धि की सारणी के अकॉर्डिंग, उस सारणी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो शुरुआत कहाँ से की थी अपन ने? 0 से लेकर के और 25 तक हमने शुरुआत की थी। कहाँ से कहाँ तक की थी? 0 से लेकर के 25 तक। ये क्या होते हैं? अति मूर्ख होते हैं। क्या होते हैं? अति मूर्ख, मतलब जड़ बुद्धि, हीन बुद्धि होते हैं। जड़ बुद्धि बोल दो, महामूर्ख बोल दो, इनको हीन बुद्धि बोल दो। इनका कोई काम में नहीं, इनको किसी भी काम में ले सकते आप। इसका कुछ भी नहीं हो सकता इसका। क्या नहीं? इसको कोई भी काम में आप नहीं ले सकते, किसी भी काम में। ये कहते हैं ना, घर वालों पे भी ये बोझ होते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहता ईश्वर जो चाहता है वो देखो ईश्वर की मर्जी है, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन मैं बता के एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ कि ये क्या होते हैं, घर वालों पे बोझ होते हैं इनका। ओके, तो जिनकी बुद्धि लब्धि 0 से लेकर के 25 तक है, वो क्या होते हैं? अति मूर्ख होते हैं, हीन बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि होते हैं, महामूर्ख होते हैं। इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर चलते उससे ऊपर 25 से लेकर के 50 तक। ये लिखते रहिएगा, साथ साथ लिखते भी रहिएगा इस चीज़ को। 25 से लेकर के 50 वाले की बात करते हैं, तो इनके क्या होता है? इनमें थोड़ी सी बुद्धि होती है। कितने होते तो मूड है, मूड, लेकिन इनमें थोड़ी सी बुद्धि होती है। और थोड़ी सी जो बुद्धि होती है ना, इनको आप प्रशिक्षण दे सकते हो। क्या दे सकते हो? प्रशिक्षण बोले तो ट्रेनिंग। इंग्लिश में जब फोनेटिक्स कराऊंगा ना, फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन, जो मतलब फोनेटिक्स जानते हो ना,
उच्चारण, शब्दों का उच्चारण आता है फोनेटिक। फोनेटिक में आपको बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा फोनेटिक्स में। तो अच्छे से किसको समझाऊंगा, इसको नहीं, मतलब जो आप बोलते हो, जो इंग्लिश लैंग्वेज बोलते हो उस लैंग्वेज को समझाऊंगा। और हिंदी में हम हिंदी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आराम से हिंदी बोलना सीख रहे हैं। तो 25 से 50 तक होता है, उनको आप प्रशिक्षण दे सकते हो, ट्रेनिंग दे सकते हो। ओके, यानी अब आप बात करोगे कि आपने बीएड में तो हमने भी प्रशिक्षण लिया था, कि क्या हम इसमें आते हैं? नहीं, वो प्रशिक्षण अलग था। प्रशिक्षण यहाँ पे कैसा, जैसे मान लो इसकी बुद्धि लब्धि इतनी है, इनको कोई एक काम बता दिया कि मान लो ये 2 बालिकाएँ हैं या 2 बालक हैं, इसको मैंने सिलाई सिखा दी, अपना आराम से जीवन गुजारा कर लेगा सिलाई कर करके। इसको मान लो मैंने कोई और काम सिखा दिया, किसी कंपनी में काम बता दिया कि ये काम तेरे को करना है, तो वो काम ये आसानी से कर लेंगे। तो इनको किसी काम की विशेष काम की ट्रेनिंग दे दो, और ट्रेनिंग देने के बाद ये आसानी से उस काम को कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है 50 से लेकर के 70 तक वाले बच्चे, 50 से 70 वाले, इनको शिक्षण करवाया जा सकता है। क्या करवाया जा सकता है? शिक्षण करवाया जा सकता है 50 से 70 वाले। लेकिन इनको शिक्षण करवाने के लिए इनके लिए क्या आवश्यक होगा? इनके लिए विशेष स्कूल की आवश्यकता होगी। कैसे स्कूल की आवश्यकता होगी? विशेष स्कूल की आवश्यकता होगी। यानी इनको अलग स्कूल में क्या करवाना पड़ेगा? इनको अलग ही स्कूल में शिक्षण करवाना पड़ेगा। बात समझ में आई? इनको अलग ही स्कूल में आपको क्या करवाना पड़ेगा? इनको शिक्षण करवाना पड़ेगा। नहीं समझ में आई? कि मतलब जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 50 से लेकर के 70 के बीच होती है, कहाँ से लेकर के 50 से लेकर के 70 के बीच होती है, उनको आप शिक्षण करवा सकते हो। इनको आप क्या दे रहे थे? प्रशिक्षण दे रहे थे। लेकिन इनको आप पढ़ा सकते हो, शिक्षण करवा सकते हो। लेकिन शिक्षण करवाने के लिए विशेष स्कूल की आवश्यकता होगी। कैसे स्कूल की आवश्यकता होगी? विशेष स्कूल की आवश्यकता होगी। इससे ऊपर जो भी बच गए ना, 70 से 90 वाले मंद बुद्धि होते हैं, इनको भी आप शिक्षण करवा सकते हो, लेकिन इनके लिए कोई विशेष स्कूल की आवश्यकता नहीं है। 90 से 110 वाले आपके सामान्य बुद्धि होते हैं, उनको भी आप आसानी से शिक्षण करवा सकते हो। ओके, ये इतने पॉइंट समझ में आ गए आपको? इतनी बातें समझ में आ गई तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे। जो 25 से कम है ना, 25 से कम तो मतलब उनको कुछ नहीं हो सकता। 25 से लेकर 50 वाले हैं, उनको आप प्रशिक्षण करवा सकते हो, किसी चीज़ की ट्रेनिंग दे सकते हो। 50 से लेकर 70 वाले हैं, उनको आप शिक्षण दे सकते हो। क्या दे सकते हो? शिक्षण दे सकते हो। उनके लिए विशेष स्कूल में आप भेज सकते हो उनको। और जो इससे ज़्यादा वाले हैं, उनके लिए आपको किसी भी विशेष स्कूल की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। आ गई तो फटाफट इसको क्लियर कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा। अब चलते हैं अपन आगे। मज़ा आ रहा ना? अच्छा लग रहा ना पढ़ के? देखिए, क्लियर करने का मतलब ये है कि आपको स्लाइड्स तो यहाँ पे और भी ले सकते हैं हम, लेकिन वो स्लाइड वाइट आएंगे, और वाइट आएंगे तो आपकी आंखों पे इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा। अब बात करते हैं किसकी? 70 से कम। ये बातें हमने कर चुके हैं। देखिए, ये बातें हमने कर ली। ये कौन सी? ये देखिए 25, ये मैंने आपको बताया 0 से लेकर के 25 तक। 0 से 25 कैसे होते हैं? अति मूर्ख होते हैं। 25 से लेकर के 50 वाले, इनको ज़्यादा से आप प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दे सकते हो। 50 से लेकर के 70 वाले, इनको आप विशेष स्कूल में शिक्षण दे सकते हो। और इससे ऊपर वालों का मैंने आपको बता दिया मंद बुद्धि कौन से होते हैं, कौन सामान्य बुद्धि होते हैं, उनके बारे में हमने बात कर ली थी। ओके, आई से गॉट इट? इज दैट क्लियर? देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। अब चलते हैं 70 से कम बुद्धि लब्धि। जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? 70 से कम होती है। कितने से कम होती है? 70 से कम बुद्धि लब्धि होती है। उन बालकों को अलग या विशेष स्कूल में रखना चाहिए। 70 से कम वालों को अलग या विशेष स्कूल में आवश्यक है। मैंने आपको बता चुका हूँ क्यों आवश्यक है। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि एवरेज से ऊपर ही मिलेगी। जो औसत बालक होता है उससे ऊपर बुद्धि लब्धि किसकी मिलेगी? सृजनात्मक। यानी ये आपका सृजनात्मक बालक है कोई, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो औसत बालक से ऊपर मिलेगी आपको। किससे ऊपर मिलेगी? औसत बालक से ऊपर मिलेगी। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद 50 से 70 बुद्धि लब्धि वाले, तो उनको शिक्षण करवाए, शिक्षण योग्य हैं वो, उनको शिक्षण करवाया जा सकता है। और 25 से 50 वाले होते हैं ना, 25 से 50 वाले, उनकी बुद्धि लब्धि उनको प्रशिक्षण करवा सकते हैं। या मैंने आपको बात बता चुका हूँ पूरी। 25 से कम वाले होते हैं इडियट्स होते हैं, अतिमूर्ख। इनकी ज़रूरत के लिए भी अपने डिपेंडेंट रहते हैं, खुद की ज़रूरत के लिए भी क्या रहते हैं? दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, चाहो तो मैंने बनाया वैसे आप बना सकते हो, एज यू विश।
इसका यदि लिखना चाहो तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं बर्ट के अनुसार जो पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि नाम एक नोट आप नोट लगा के लिखिए। ये बात है कि सीरियल बर्ट ने एक बात कही थी कि बर्ट के अनुसार पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि 85 होती है। कितनी होती है? 85, 85 होती है। किसने बात कही थी? बात है ये बात आपकी बर्ट ने कही थी। इज़ दैट क्लियर? आई थिंक देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट। अब बात करेंगे पिछड़े बालक की और सीमांत पिछड़े बालक की। किसकी? पिछड़े बालक की और सीमांत पिछड़े बालक की। सबसे पहले बात करते हैं अपन पिछड़ा बालक। पिछड़े बालक की परिभाषा किसने दी थी? पिछड़े बालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था सीरियल बर्ट ने। पिछड़े बालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सीरियल बर्ट ने। और सीरियल बर्ट ने पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी बताई है? 85 बताई है। कितनी बताई है? 85 बताइए। यदि कोई बालक पिछड़ा हुआ है तो उसकी बुद्धि लब्धि सीरियल बर्ट के अनुसार कितनी होगी? 85 होगी। कितनी होगी? 85 होगी। बर्ट ने एक परिभाषा दी है किसके बारे में? पिछड़े बालकों के बारे में। कि बर्ट ये बोलते हैं कि वह बालक जिसकी आयु 10.5 वर्ष होती है। कितनी होती है आयु? आयु जिसकी होती है 10.5 वर्ष, लेकिन वह 10 वर्ष के बालक के समान व्यवहार को संचालित करता है, तो उसे कैसा बालक कहते हैं हम? पिछड़ा बालक। कौन नहीं समझ आई? जिधर चलते हैं देखिए यहाँ पे पिछड़ा बालक। कैसा बालक? पिछड़ा बालक। पिछड़ा बालक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? बर्ट ने। बर्ट ने इसकी बुद्धि लब्धि कितनी बताई है? 85 बताई है। बर्ट ये बात के बोलते हैं कि यदि कोई बालक 10.5 साल का है, 10.5 साल का है, उसकी क्या है? रियल एज है, करंट एज है, और यदि वो 10 साल के बालक के समान व्यवहार करता है तो वो कैसा बालक होगा? वो बालक आपका पिछड़ा बालक होगा। कैसा बालक होगा? आपका पिछड़ा बालक होगा। यहाँ तक बात क्या आपको क्लियर हो चुकी होगी? यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई? यदि आपको ये क्वेश्चन में कि पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि आपको आंसर करके आना है 80 से 90 के बीच होती है। कितनी होती है? 80 से 90, 80 to 90। सबसे पहले सीरियल बर्ट ने पिछड़े बालक शब्द का प्रयोग किया था। पिछड़े बालक क्या होता है कि जिसकी बुद्धि लब्धि सीरियल बर्ट के अनुसार 85 लब्धि और 85, और वैसे इसकी बुद्धि लब्धि कितनी? 80 से 90 के बीच में होती है। पिछड़ा बालक वो होता है जो लगभग 10.5 वर्ष का होता है, उसके बावजूद भी वो 10 वर्ष के बच्चे के समान व्यवहार करे, तो वो कैसा बालक होगा? वो बालक आपका पिछड़ा बालक होगा। यहां तक आपके आसानी से समझ में आ चुका होगा। अब आगे चलते हैं। इसको मैं क्लियर करता हूँ ताकि आप आसानी से इसके बाद स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना चाहो तो ले सको। आज आपका टर्म कंप्लीट करके फिर अपन कल नेक्स्ट अपन चलेंगे उनके बारे में, जो शिक्षण जो बुद्धि के सिद्धांतों के बारे में चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट में। ओके आगे चलते हैं। सीरियल बर्ट की हमने बात कर ली, पिछड़े बालक की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट आता है सीमांत पिछड़ा बालक, यानी पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 90। 80 से लेकर के 90 बुद्धि लब्धि वाला बालक कैसा होता है? पिछड़ा बालक। लेकिन इससे 10 और कम, यानी 70 से लेकर के 90 बुद्धि लब्धि जिस बालक की होती है वो कैसा बालक होता है? सीमांत पिछड़ा बालक। और सीमांत पिछड़ा बालक मंद बुद्धि और पिछड़े बालक, मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालक के बीच में होता है। किन किन के बीच में होता है? सीमांत बुद्धि बालक किन किन के बीच में? मंद बुद्धि बालक के और पिछड़े बालक के बीच में व्यवहार करता है। बात समझ में आ चुकी है? यानी पिछड़ा बालक क्या होता है? पिछड़ा बालक तो वो होता है इसकी बुद्धि लब्धि सीरियल बर्ट के अनुसार 85 हो, लेकिन वैसे बुद्धि लब्धि कितनी हो? 80 से 90 हो। और सीमांत पिछड़ा बालक क्या होता है? जिसकी बुद्धि लब्धि 70 से 90 हो और मंद बुद्धि और पिछड़े बालकों के बीच व्यवहार करे। इतनी बात आप उतार लीजिए, हम इतने जल्द ग्रहण कर लेते हैं। ओके, हाँ जी, यहाँ तक आपकी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। और बुद्धि के सिद्धांत चलेंगे अपने। उसके बाद आता है नेक्स्ट वुडवर्थ। वुडवर्थ ने एक बात की थी कि वुडवर्थ ने कक्षा 1 के बालक की बुद्धि लब्धि 60 से 160 तक बताई है।
कि वुडवर्थ के अनुसार कक्षा 1 का जो बालक है ना, कौन सी कक्षा का, कक्षा 1 का जो बालक है उस बालक की बुद्धि लब्धि 60 से लेकर के 160 के बीच में होती है। कहाँ से कहाँ तक, 60 से 60 to 160, 60 से लेकर के 160 के बीच होती है। किसकी बुद्धि लब्धि, बिल्कुल एक कक्षा 1 के बालक की बुद्धि लब्धि किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार कितनी होती है, 60 से लेकर के 160 तक होती है। यूनेस्को भी, आप यूनेस्को की फुल फॉर्म आप लिखिए कमेंट सेक्शन में फटाफट। यूनेस्को ने जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि 19 से कम बताइए। कितने से कम बताइए, 19 से कम। किसने, यूनेस्को ने। यूनेस्को ने एक बात की है कि जिन बालकों की बुद्धि लब्धि जो मतलब जो जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि होते हैं ना, उनकी बुद्धि लब्धि 19 से कम होती है। 25 से, मतलब अपन तो मानते हैं 25 से कम जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि की, लेकिन यूनेस्को ने क्या बात की है, यूनेस्को ने कहा है कि उनकी बुद्धि लब्धि 19 से कम होती है। कितने से कम होती है, 19 से कम होती है। यहाँ तक बात आपको क्लियर समझ में आ चुकी होगी। अब आप लिखिए क्वेश्चन, आपको करने 2-3 क्वेश्चंस, ओके, कीजिए फटाफट। पहला क्वेश्चन करिए। ये पहले इतनी जो चीज़ें हो गई हैं उनके बारे में आपको एक बार फटाफट रिवाइज करवाता हूँ, हाँ, ताकि फिर क्वेश्चन करना अपन तो प्रॉब्लम नहीं हो। जल्दी चलिए। योग्यता संबंधी सबसे पहले परीक्षण किसने किया, बीने ने किया। स्टर ने क्या दिया, सबसे पहले 1912 में फॉर्मूला दिया, मेंटल एज अपॉन करंट एज, और टर्मेन ने क्या दिया, इसको 100 से गुणा कर दिया, ओके। उसके बाद 70 से कम बुद्धि लब्धि वाले बालकों को विशेष स्कूल देना चाहिए। सृजनात्मक बालक की बुद्धि लब्धि एवरेज से ऊपर होती है। 50 से 70 बुद्धि लब्धि वालों को शिक्षण योग्य माना जाता है। 25 से 50 वालों को प्रशिक्षण योग्य माना जाता है, और 25 से जो कम होते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता। सृजनात्मक बालक इससे ऊपर होते हैं। पिछड़ा बालक आपको पता है क्या होता है कि बर्ट के अनुसार इसकी बुद्धि लब्धि 85 और वैसे इसकी बुद्धि लब्धि कितनी 80 से 90 हो। और जो बालक 10.5 वर्ष का हो जाता है लेकिन 10 वर्ष के समान व्यवहार करता है उसको कैसी कैटेगरी में रखते हैं, पिछड़े बालक की कैटेगरी में रखते हैं। सीमांत पिछड़ा क्या होता है, उसके बाद सीमांत पिछड़ा वो बालक होता है जो पिछड़े बालक से भी थोड़ा सा पिछड़ा होता है। यानी सीमांत पिछड़ा किस किस के बीच में आता है, पिछड़े और मंद बुद्धि के बीच में आता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका बुद्धि लब्धि इसकी 70 से लेकर के 90 तक होती है। कहाँ से कहाँ तक, 70 से 90 तक, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं, पिछड़े बालक की बात होगी अपनी, सीमांत पिछड़े बालक की बात होगी। उसके बाद वुडवर्थ बोलते हैं कक्षा 1 का जो बालक होता है ना, कक्षा 1 का वो उस बालक की बुद्धि लब्धि 60 से 160 होती है। यूनेस्को ने बताया कि जो बालक जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि होता है ना, महामूर्ख होता है, उसकी बुद्धि लब्धि 19 से कम होती है। किससे कम मानी जाती है, 19 से कम मानी जाती है। अब लिखिए आप एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक बालक, ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि एक बालक, अगर नहीं दिख रहा मैं इसको जूम करता हूँ पहले ना, हाँ जी, ये लीजिए कि एक बालक जिसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उस बालक की बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। फटाफट, ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, फटाफट 30 सेकंड में आपका आंसर आ जाना चाहिए, जल्दी कीजिए फटाफट। मानसिक आयु दे रखिए 12 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु दे रखिए 10 वर्ष, आंसर दीजिए। जल्दी कीजिए फटाफट, 10 सेकंड और बचे आपके पास। देखिए ढंग से, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका। मानसिक आयु कितनी है, फॉर्मूला क्या था अपना, मेंटल एज अपॉन करंट एज इनटू 100। मानसिक आयु कितनी, 12, वास्तविक आयु 10 गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणा 10 कितनी होगी, इसकी बुद्धि लब्धि आ गई 120। कितनी आ गई इसकी बुद्धि लब्धि, 120। बताओ किस किस के लिए है, जल्दी बोलिए। किसी को कोई भी डाउट हो इस चीज़ में तो फटाफट बोल दीजिए कि मेंटल एज अपॉन करंट एज इंटू 100, मेंटल एज 12 साल, करंट एज की 10 साल, यानी मानसिक आयु उसकी 10 साल, वास्तविक आयु, मानसिक आयु 12 साल, वास्तविक आयु 10 साल, गुणा 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 गुणा 10 कितने हो गए, 120 हो गई। 12 गुणा 10 कितने हो गए, 120 हो गए। आई से गॉट इट, इज दैट क्लियर, समझ में आया, थम्स अप कर दीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन हो गया ना, और वो क्वेश्चन उस दिन आपको होमवर्क में दिए थे, वो क्वेश्चन आपने कर लिए। यदि डाउट हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाइए, वहाँ पे आपको बता देंगे यदि आपको कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तो, क्योंकि कमेंट सेक्शन में आपने आंसर दिया नहीं और यूट्यूब पे हम आपको बताने वाले हैं नहीं। क्यों बताएंगे, जब आपने आंसर नहीं दिया तो क्यों बताएं।
नेक्स्ट चलते हैं कि एक बालक जिसकी वास्तविक आयु, ध्यान से करना है क्वेश्चन, ये लो मैं उसके ऊपर स्टार लगाता हूँ, क्या कहते हैं इसको इम्पोर्टेंट लिखता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं स्पेशल पेज भी लिखे हूँ, उसमें अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे। कीजिए फटाफट, दबा कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। कि एक बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, लेकिन वह 6 वर्ष के बालक के समान मानसिक कार्यों करता है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? उसकी मानसिक आयु कितनी होगी बताइए, जल्दी कीजिए फटाफट, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, आपके पास 30 सेकंड है। शाबाश शाबाश शाबाश, मुझे पता था आंसर कितना आएगा आप लोगों का, 60 आएगा। आंसर कितना आएगा आप लोगों का? 60 आएगा। लेकिन मैंने पूछा क्या है, मैंने पूछा इसकी मानसिक आयु पूछी है, ना कि उसकी बुद्धि लब्धि। खा गए? अब चेंज मत करो, अब जो आपका आंसर आ गया वही आंसर आएगा, जो आपका आंसर आ गया वही आंसर आएगा। आंसर क्या है उसकी? पूछा है कि वो 10 वर्ष का तो है, लेकिन व्यवहार किसके समान करता है? वो व्यवहार करता है 6 वर्ष के बच्चे के समान, तो उसकी मानसिक आयु किसके समान हो गई? मानसिक आयु उसकी हो गई 6 वर्ष। अब इसकी बुद्धि लब्धि निकाल दो, अब निकालो बुद्धि लब्धि, कि अब इसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? बुद्धि लब्धि आपको दिख रही है साफ साफ, कितनी है? कितनी है बुद्धि लब्धि? बुद्धि लब्धि मानसिक आयु कितनी? 6 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष गुणा 100, 10 से 10 कट गया, 10 गुणा 6 कितने हो गए? 60, यानी उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? 60 है। बुद्धि लब्धि कितनी है उसकी? 60 है। आई से गॉट इट, इज दैट क्लियर? कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो आपको इतनी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप हेडिंग लगाइए एक छोटी सी, क्या? जल्दी कीजिए फटाफट, थोड़ी सी आपको 4 लाइनें और लिखवानी है, फिर आपको थोड़ा सा कुछ बता के जल्दी क्लास फ्री करेंगे। मतलब जल्दी नहीं, हालांकि टाइम पे होगी, बट कोशिश करेंगे कुछ आपको, ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिल पाए। एक नंबर लिखिए, बुद्धि लब्धि के सिद्धांत। बुद्धि लब्धि के सिद्धांत। कितने सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत हैं। कोई नहीं बताया, कहीं नहीं मिलेंगे आपको। बुद्धि लब्धि के सिद्धांतों की जानकारी इनके बारे में थोड़ा समझा दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ नाम लिखाऊंगा कि बुद्धि लब्धि के सिद्धांत कितने? 2 सिद्धांत हैं। कौन कौन से? पहला सिद्धांत है कारक विश्लेषण। पहला सिद्धांत कौन सा है? कारक विश्लेषण। और दूसरा सिद्धांत कौन सा है? प्रक्रिया सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन सा है आपका? प्रक्रिया सिद्धांत। क्यों सिद्धांत? प्रक्रिया सिद्धांत, है ना? हाँ जी बिल्कुल, आज खुश हो गया। कैसा है? अच्छा है ना? हाँ जी, बुद्धि लब्धि के सिद्धांत की बात करते हैं। बुद्धि लब्धि कितने सिद्धांत हैं? 2 सिद्धांत हैं, कारक विश्लेषण सिद्धांत और प्रक्रिया सिद्धांत। कारक विश्लेषण सिद्धांत और प्रक्रिया सिद्धांत। कारक विश्लेषण सिद्धांत क्या होता है? इससे मतलब कारक बताते हैं, जो भी कारक होते हैं किसके, आपकी जो बुद्धि को कौन कौन प्रभावित करता है वो कारक होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। और प्रक्रिया सिद्धांत यानी कैसी प्रोसेस चलती है, कैसी प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में प्रक्रिया सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। बुद्धि लब्धि के सिद्धांत आपने लिख ली। नेक्स्ट आप एक बात हो लीजिए, अधिगम के सिद्धांत। ये तो आपके बुद्धि लब्धि के सिद्धांत थे, अधिगम के सिद्धांत तो लिख लीजिए साथ साथ। अधिगम के सिद्धांत और बता दें आपको, बता देते हैं, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो आपकी मर्जी। कि आपने जब बुद्धि लब्धि के सिद्धांत पूछ लिए, तो अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं मैं बता देता हूँ। अधिगम के मुख्य रूप से 2 ही सिद्धांत हैं बस। एक तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, स्टिमुलस रिएक्शन थियरी। हम बोलते हैं थ्योरी, थ्योरी नहीं होती, थियरी होती है, थियरी। ओके, थियरी होती है। दूसरा उद्दीपक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आज तो एक ही का नाम आ रहा है, तो कैसे हैं आप लोग? सिद्धांत ही सिद्धांत नाम आ रहा है, बिल्कुल हाँ जी। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत और उद्दीपक सिद्धांत ये किस में आते हैं? अधिगम के सिद्धांत होते हैं। ये दोनों कौन से किसी सिद्धांत होते हैं? अधिगम के। जबकि बुद्धि लब्धि के सिद्धांत कौन से होते हैं? कारक विश्लेषण सिद्धांत और प्रक्रिया सिद्धांत। कारक विश्लेषण और प्रक्रिया के सिद्धांत होते हैं। ओके, आई से गॉट इट। आज का टॉपिक समझ में आया? आज देखो क्लास आप लोग सोचोगे इतनी कम क्यों रखी है, आपको पता है क्यों रखी है कम? लॉजिक आपको पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। कैसे? आज क्या आपका थर्सडे,
कल क्या आपका फ्राइडे, और फ्राइडे क्या होगा आपका रिवीजन, और रिवीजन में क्या पढ़ेंगे, लठ पढ़ेंगे, इसलिए ढंग से रिवीजन करके आना। कितना रिवीजन, किस किस का करके आओगे रिवीजन, जो भी आपको आज तक बुद्धि टॉपिक पढ़ा दिया। कौन सा टॉपिक, जो आपकी बुद्धि थी ना, बुद्धि, इस बुद्धि में मैंने आपको जितना भी पढ़ा दिया है, जितना भी पढ़ा दिया, कहाँ तक, बुद्धि के सिद्धांत हम करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग बुद्धि के सिद्धांत लगा के छोड़ दीजिए। बुद्धि के सिद्धांत अपन पढ़ेंगे मंडे से, लेकिन बुद्धि का जितना भी मैंने अब तक करवाया उस सब को पढ़ के आना है। कल यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे, दबा के कोशिश करेंगे 30 मिनट्स 30 क्वेश्चंस, 30 मिनट में 30 क्वेश्चन की कोशिश करेंगे। जितने जल्दी आंसर दे पाओगे उतना जल्दी हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। हो सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादा भी करवा दूँ, 40 50 60 तक पहुँच जाएँ, लेकिन क्वेश्चन जितने जल्दी आप रेस्पॉन्स दोगे उसके अकॉर्डिंग उतने जल्दी आपके क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो बुद्धि टॉपिक में आज तक जितना आपको पढ़ा दिया उतना आपको पढ़ के आना है, ताकि कल आपको टेस्ट में आपको, और मार्किंग आपको खुद को करनी है कि कितने कितने नंबर आए, और वो आपको अपने कमेंट में बताना है। कोई भी डाउट हो आप आज के कमेंट, इसमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। यहाँ पे जो बुद्धि का टॉपिक है ना, इस आज वाली क्लास है, इस क्लास के कमेंट में डाल दीजिए, ऑफलाइन कमेंट में, यहाँ कमेंट नहीं, लाइव में कमेंट नहीं, ऑफलाइन कमेंट में आप लिख दीजिएगा। और कमेंट में लिखने के बाद आप वहाँ पर हमें बता दीजिएगा कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम है, इस बुद्धि टॉपिक में ये चीज़ समझ में नहीं आई, उसका मैं आपको उसी टाइम सॉल्यूशन दे दूँगा। नहीं तो आपको कल सुबह आपको उसके सॉल्यूशन आते हैं, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन बताएंगे, फिर अपन अपना टेस्ट शुरू कर लेंगे। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया सबके, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और हाँ, कल शाम की उस क्लास के बारे में बता दिया। इसके अलावा जो भी क्लासेस होती हैं आपको प्लेलिस्ट में से मिल जाएंगी, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सब मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप रीट विद धुरेना को अवश्य ज्वाइन कर लेना, ताकि आप लोग वहाँ पे इसके PDF वगैरह, क्विजेज़ वगैरह, जो भी डाउट सेशन होते हैं वो सब आप ले सको। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।